कि कन्या और वर की कुंडली मिलाई जाएगी, घर के लोग जाएंगे लड़की देखने के लिए, फिर लड़का जाएगा लड़की देखने के लिए। वो पूरा का पूरा सीन इसमें आ जाता है, पूरा का पूरा दृश्य जो है निबंध के भीतर साकार हो जाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है कि विष्णु को बुलाया जाता है परामर्श के लिए कि कैसे शादी की जाए। शिव ने अपनी बात रखी कि एक तो पहली बात ये कि सती के न होने से, गृह मंत्री न होने से घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और एक तो दूसरी शादी भी है, तो क्यों न बहुत और इस उम्र में, बुढ़ौती की उम्र में शादी है, तो क्यों न बिल्कुल सुधारवादी तरीके से, बहुत शादी का टंटा मंटा न करते हुए सुधारवादी ढंग से शादी कर ली जाए। तो इस पक्ष में थे कि बाजा गाजा की ज़रूरत नहीं है, बारात सजाने धजाने की ज़रूरत नहीं है। विष्णु को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी राय दी कि भाई आप अगर इस तरह से आपकी शादी कर दी जाए तो जो लोग दोबारा शादी करना चाहते हैं उनकी तो शादी करने का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि इसकी चिंता छोड़िए, मैं खुद शादी की सारी व्यवस्था करूँगा और जितने लोकाचार हैं बड़े ठाट बाट से आपकी शादी होगी। चूँकि शिव जी इस चीज़ से सहमत नहीं थे, तो नंदी ने कहा कि ठीक है, शादी ठाट बाट से हो, लेकिन पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत विज्ञापन, इस बात को बाहर नहीं जाना चाहिए विज्ञापन के रूप में, नहीं तो बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को अगर देखें कि पब्लिसिटी और स्कैंडल ये सब बिल्कुल हमारे ज़माने के शब्द हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के बाजारवाद में, आज के मीडिया के ज़माने में कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी उत्पादित वस्तु है, विज्ञापन के बगैर नहीं चलती। किसी की शादी भी अगर धूम धड़ाके से हो रही है और विज्ञापन अगर उसका आ जाए तो बहुत जल्दी उसे स्वीकृति मिल जाती है। तो स्कैंडल, कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है, नंबर 2 से खर्च कर देता है, तो उसका पूरा स्कैंडल बन जाता है। मीडिया बहुत पावरफुल है, बिना सूचना क्रांति के और बिना विज्ञापन के संभव नहीं है। तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, शादी तो शिव की हो रही है, लेकिन ये नाम भर शिव है, ये शादी तो बिल्कुल हमारे ज़माने की किसी आदमी की शादी हो रही है, बड़े धूम धड़ाके से। ठीक है, नंदी की बात मान तो ली गई, लेकिन शिव ने अपनी शादी की बात गंगा को बता दिया, जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी और पब्लिसिटी भी उनकी करती थी। गंगा जी के पेट में कोई बात पचती नहीं थी, और उन्होंने ये बात सारे के सारे लोगों को जा कर के बाहर उजागर कर दिया। और उजागर इसलिए कर दिया कि वो सिर की मुँहलगी भी थी, सिर चढ़ी भी थी, उनके बहुत सारे खून माप थे। शिव जी को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन अब सोचा कि अब तो इसने पब्लिसिटी कर दी है, अब तो नाराज़ होने से कोई बात बनेगी नहीं, तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये बात एक चीज़ और भी, शिव का जो पारंपरिक रूप है कि बड़े औढ़र दानी हैं, गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ज़रूरतमंदों का बड़ा ख्याल रखते हैं। और अवध की जो शिव गौरा की लोक कथा है, उसमें भी वो बड़े उदार मना और बड़े औढ़र दानी है। जब ये बात बाहर गई तो जितने भी नचनियाँ बजनियाँ भिखमंगे थे, लूले लंगड़े थे, शिव की बारात को, शिव की शादी को अपने घर की ही शादी समझ करके उसमें शामिल हुए। पूरा ताम झाम के साथ पता चल रहा है कि भैंसा सज रहा है, हाथी सज रहा है, हर कोई मतलब अपने अपने सवारी, जैसा कि हम सभी को पता है कि देवताओं की सवारियां भी इसी तरह से है। तो पौराणिक कथा की रक्षा करते हुए शिव की बारात सजाई गई। बारात चलने के पहले जैसा कि होता है कि साज निकलती है, जान निकलती है, बारात जाती है बर पक्ष से। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था की एक परंपरा है
कि वर जो है बारात सजा करके लड़की को लेने जाता है, तो शिव की भी ऐसे बारात सजती है। और वर को बहुत सजाया जाता है, उधर कन्या को भी बहुत सजाया जाता है। विद्यानिवास मिश्र जी चूँकि शिव की बारात लिख रहे हैं, इसलिए पार्वती को किस तरह से सजाया गया वो उनका प्रयोजन नहीं है, लेकिन शिव कैसे गए बारात सजा करके उसकी तरफ उनका ध्यान है। और इसमें उन्होंने कई जगह से मदद ली, कालिदास से भी मदद ली है। लोक की कथा तो है ही है कि उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जैसे हूँ स्वाभाविक रूप से, मेरा जो रूप है, रंग है, मैं तो उसी तरह से जाऊँगा। लेकिन लक्ष्मी रिश्ते में उनकी बहन होती थी, उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा क्यों न इनको कुछ सजा बजा दिया जाए, कुछ ठीक ठाक कर दिया जाए। जटाजूट रूखा है, उसमें तेल लगा दिया जाए, जरा कंघी कर दी जाए। तो गईं और जैसे ही जटा खोलने के लिए हाथ लगाया, वैसे ही गंगा जी बिफर पड़ी और इतनी तेज़ से उन्होंने अपनी धारा फेंकी को भीग गईं और दूर हट गईं। विष्णु ने कहा कि जिस देवता ने कामदेव को जला दिया है, उसको सजाने बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों न इनके अनुरूप कुछ गणों की व्यवस्था कर दी जाए। तो 2 गणों की व्यवस्था उन्होंने की। एक गण ऐसा था कि जिसके नाक और कान, नकलोलेश्वर, जिसके कि नाक और कान बहुत बड़े थे, नाक बहुत बड़ी थी और कान बहुत बड़ा था, और जब वो चलता था तो उसके पैर कैंची की तरह इस तरह से पड़ते थे। दूसरा जो था वो कंडेवस्वर था कि जिसके क्या कहते हैं, आँखें जो है वो तिरछी थी, बैंची वो देखता था। एक आँख इधर की ओर कान की तरफ देखती थी, दूसरी आँख इस कान की तरफ देखती थी, और उसके पैर में फील पाव था, जहाँ रखता था ऐसा लगता था कि धरती पर पैर जम गया है। तो ये हो गया। और आगे आगे गणेश जो है वो सिर से लेके पेट तक सिंदूर पोता चले। देवताओं को लगा कि शिव की बारात तो बड़ी विलक्षण है, जिसके गण ऐसे हैं और जिनकी अगुवाई करने वाले गणेश जैसे लोग हैं, और जिनके ऐसे बाराती हैं भूत प्रेत और नजनिया बजनिया, उनके साथ अगर हम चलते हैं तो हमारी नाक कट जाएगी। अगर हमें नाक अपनी बचानी है तो थोड़ा सा अलग ही रहना है। बहुत रोचक अंदाज में फिर विद्यानिवास मिश्र जी ने इसके अगले चरण में बारात जान जो है वो कैलाश से हिमालय के दरवाजे पर पहुंचती है। और जैसा कि एक रिवाज है, मेरा ख्याल है गुजरात में भी ये रिवाज है शादियों में, अवध क्षेत्र में तो है ही है कि जब बारात पहले पहुंचती है दरवाजे पर तो सास जो है परिछन करने के लिए आती है। तो पार्वती की माँ सब परिछन की तैयारी करके पहुंची, और जब शिव को देखा इस रूप में तो पूरा संदर्भ पौराणिक नहीं है, बल्कि पूरा संदर्भ अवध के लोक का हो गया है कि लड़की जब बहुत सुंदर हो और वर उसके लायक न हो, तो ऐसी हालत में माँ को बहुत गुस्सा आता है। और इस प्रसंग को केवल ऐसा नहीं विद्यानिवास जी ने, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में भी लिया है, कालिदास ने भी अपने कुमार संभव में लिया है। तो विद्यानिवास जी ने दिखाया कि उन्होंने पहले तो चूँकि नारद ने अपने ज्योतिष के दंड फंद से पार्वती की शादी शिव से बैठाई थी, तो 7 पुस्तों तक की गाली दी नारद को, और फिर उनको देख करके देखा कि जो है जटाजूट का वो मुकुट, जटाजूट में सर्प का मुकुट लगाए हुए हैं और मृगशाला पहने हुए हैं, हाथ में डमरू है, ऐसे वर की वो कल्पना नहीं कर सकती थी, बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद पार्वती, जैसा कि होता है लड़कियां वर देखने के लिए कोठे पर चढ़ जाती हैं, जिस कन्या की शादी होती है उसकी सहेलियां, और कुछ सहेलियां तो जहां वर देखने की प्रथा नहीं है, पहले अपने वर को देखने के लिए अपने सहेलियों के साथ कोठे पर चढ़ जाती हैं। पौराणिक प्रसंग तो यही है कि पार्वती ने शिव को पहले ही देख लिया था जब
शिव खुद उनका परीक्षण करने आए थे। तो उन्होंने कोठे से इशारा किया कि प्रभु, इस रूप में तो आप मुझे बिना लिए ही लौट जाओगे और विधुर के विधुर ही रह जाओगे। ऐसा करिए कि आप जो है विष्णु का ध्यान करिए। तो और अगर मुझे ले चलना है, मुझसे शादी करना है, तो आप विष्णु का ध्यान करिए। उन्होंने तुरंत जो है विष्णु का ध्यान किया और उनका रूप बड़ा अच्छा हो गया। खैर उनकी बेहोशी हटी। पार्वती की माँ की, सास की, उन लोगों ने जल्दी जल्दी में कहा कि बारात बहुत देर से द्वार पे खड़ी है, आप चलिए परिछन कीजिए। और ये प्रसंग विद्यानिवास जी ने कालिदास के कुमार संभवम से लिया। वो हड़बड़ी में बहुत जल्दी चली तो पता चला कि जो सिंदूर है वो कहीं गले में लग गया, काजल जो है कहीं गाल में लग गया, पायल जो है वो हाथ में पहन लिया और हाथ का कंगन जो है वो पाँव में पहन लिया। ब्रह्मा जी बहुत गंभीर माने जाते हैं, उनको भी बड़ी हंसी आई। और सच बात ये है कि इसके बाद जब क्या कहते हैं ये हो गया तो ये हुआ कि बारात जो है जनवासे जाए। गणेश जी को भूख लगी थी। शिव ने कहा हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, सबसे पहले आप इनकी व्यवस्था करिए। तो विद्यानिवासी ने बहुत विनोदी ढंग से कहा कि 4 किलो लड्डू नाप के आया और गणेश जी ने भोजन किया उसका, तब वो गए वहाँ। फिर इसके बाद वही जो इसके बाद शादी विवाह का जो द्वारचार है कि शादी उनकी होती है। और कोहबर में जाने लगे तो सहेलियाँ कोहबर में ले गईं शादी के बाद। चाहते तो विद्यानिवास जी इस प्रसंग को, शादी वाले प्रसंग को, जैसे कि तुलसीदास ने पार्वती मंगल में बहुत विस्तार से दिखाया है, कालिदास ने अपने कुमार संभवम में दिखाया है, और क्या कहते हैं रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह में तुलसीदास ने दिखाया है विस्तार से। वैसा दिखा सकते थे लेकिन उनका ये प्रयोजन नहीं है, क्योंकि विवाह वाला प्रसंग दिखाते तो शायद यह निबंध उतना विनोदपूर्ण नहीं होता। तो उन्होंने केवल वो प्रसंग, कोहबर वाला प्रसंग दिखाया कि उन्होंने गणेश जी को आगे किया, वो पक पक पर लड्डू मांगते रहे। कोहबर में गए तो क्या कहते हैं बाती मिलाने के लिए तैयार ही न हो, शादी होने के करने के लिए तैयार ही न हो, तो फिर जो है अड़ गए, वहीं डेरा डाल दिया। इधर 6 महीने गुजर गए, 6 महीने तक उनको कोई ध्यान ही नहीं, भूल गए बिल्कुल। और इधर उनके ससुर की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई। इतनी बड़ी बारात गई थी और एक एक से भूखड़ लोग थे, भूत प्रेत लोग, देवता लोग थे, कहाँ से खिलाएं, उनका भंडार ख़त्म होने लगा। और सच बात ये कि उनको ये लगा कि अब तो घर परिवार लगता है गिरवी रखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई कि हमारा बेटा जो है लगता है ससुराल से हटने वाला नहीं है, कोहबर से ही नहीं निकलेगा। तो उन्होंने जो है अग्नि को बुलाया। अग्नि गए और शिव को सचेत किया। यदि शिव का शाप भी उन्होंने मिला कि तुम मतलब पवित्र व अपवित्र जो मिलेगा वो तुम खाओगे। और वहाँ से फिर निकले और फिर जो है बारात की वापसी होती है कैलाश में। तो कैलाश में वापसी होने पर गृह मंत्री का जो पद खाली था पार्वती ने संभाल लिया। फिर से मंत्रिमंडल देखा, मंत्रिमंडल की अव्यवस्था, तो सबको उन्होंने जवाब तलब किया। जैसे कि वो याद आता है जैसे साहब की पत्नी जो है साहब के मातहत काम करने वालों को से जवाब तलब करती है, कुछ उस तरह का दृश्य क्रिएट होता है। सबसे उन्होंने इस्तीफ़ा निकाल दिया, जैसे घर से नौकरों को निकाल दिया जाए, सबका इस्तीफ़ा ले लिया। और जो गंगा थी उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया कैलाश से। शिव कुछ नहीं बोल पाए। और वो सीन दृश्य हम याद कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद दोबारा शादी करता है, वो पत्नी के आगे बोल नहीं पाता। उसका कोई भी अगर पत्नी तरार हो तो उसके डिसीजन को वो जो है उसे मानना ही पड़ता है। तो और इसके बाद मतलब मेरा कहना ये है, पौराणिक कथा की जिस तरह से एक तरफ पौराणिक कथा, दूसरी तरफ लोक कथा, दोनों का निबंध में संतुलन साधना
ये बहुत कठिन होता है। और मुझे लगता है कि विद्या निवास जी के पास ऐसी सृजनात्मक प्रतिभा है कि उन्होंने दोनों की रक्षा की। एक तो जो पौराणिक कथा है, परंपरा में जो कथा मिलती है उसको, और जो लोक में शिव की कथा है उसको, दोनों को एक साथ साधा। और तीसरी जो चीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा आज का माहौल है, हम लोकशाही लोकतंत्र के ज़माने के लोग हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, सेनापति होता है, रक्षा मंत्री होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है। तो इस व्यंजना को, हमारे ज़माने की व्यंजना को कायम रखना ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन विद्या निवास जी ने बिल्कुल इसको कायम रखा। दरअसल ललित निबंधों में लालित्य कई तरह से निबंधकार पैदा करता है। यद्यपि मैं तो इसे ललित निबंध मानने के पक्ष में हूँ। यह व्यक्तित्व व्यंजक निबंध तो है ही है, और ललित निबंध इसलिए है कि विद्या निवास जी की जो सृजनात्मक कला है, विद्या निवास जी की जो लीला है, रचने की जो लीला है, पौराणिक कथा की रक्षा करते हुए बहुत खुल करके सामने आती हैं। तो उसकी पूरी रक्षा की, और एक जो बहुत बड़ा संदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर निबंधकार केवल पुरानी कथा प्रसंग पर निबंध लिखता है तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उसका वह नया क्रिएशन क्या करता है, और वह परंपरा की रक्षा उसमें कितना करता है। तो एक तरफ तो ये परंपरा की रक्षा भी करते हैं, और दूसरी तरफ विद्या निवास जी इसमें नया क्रिएशन भी करते हैं। रिक्रिएशन जिसे हम करते हैं, अर्थ की दृष्टि से नया क्रिएशन करते हैं। क्या नया रिक्रिएशन करते हैं? कहते हैं कि बारात ले जाने की जो प्रथा हिंदुओं में अभी तक है, ब्रह्मा ने शादी की, बारात गई, कोई कथा नहीं है। विष्णु ने लक्ष्मी से शादी की, उनकी बारात सज धज के गई थी, इसकी कोई कथा नहीं है। देवताओं में अगर किसी की शादी के बारात की कथा मिलती है तो वो शिव ही एकमात्र पहले ऐसे देवता हैं जिनकी बारात गई थी। तो शादी में बारात सजा कर जाने की जो प्रथा